सभी वीआईपी द्वारा इंसानों का भी हार्दिक स्वागत है। हेलो हेलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गैप रख के बोलो। साथियों, आप आज हमारी ये नई गवर्निंग काउंसिल की पहला मिनट का प्रेस प्रोग्राम है। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा आपका कार्यक्रम शुरू होने से पहले प्रेस क्लब के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, हमारा प्रेस क्लब आप पहले भी कई बार विजिट कर चुके हैं एज ए मुख्यमंत्री। प्रेस क्लब में आज की तारीख में हमारे पास 750 के करीब रेगुलर मेंबर हैं। उसके अतिरिक्त जो हाँ जी, और कैंडिडेट मेंबर जो फ्रेशर आते हैं वो भी 150 के करीब हैं, जो 2 साल के बाद वो रेगुलर हो जाते हैं, उनको वोटिंग राइट मिल जाता है। उसके अतिरिक्त जो हमारे पास एसोसिएट मेंबर, टोटल जो हमारी मेंबरशिप 1250 के करीब हमारे पास है। ये हमारा क्लब जो है फैमिली कल्चर का क्लब है। हमारे पूर्व प्रधान स्वर्गीय सर्वजीत पटेल जो पिछले दिनों नहीं रहे, वो इसको अपना दूसरा घर मानते थे। सभी पत्रकार इसको अपना दूसरा घर ही मानते हैं। तो आप यहाँ सबसे ज़्यादा हमें मदद करने वालों में हुड्डा साहब ही हमारे जब मुख्यमंत्री के दौरान थे, 3 बार मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेस क्लब में विजिट किया, मीट द प्रेस ट्री। उसके अतिरिक्त एक बार मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने तक्षा जी के समय में, उसमें तक्षा जी हमारे प्रधान थे, तो उस समय उस दौरान इन्होंने विजिट कर हमें 1.25 करोड़ के करीब हमें प्रेस क्लब को इन्होंने मदद दी। तो हम इनके आभारी हैं। आज हमने इनको रिक्वेस्ट की कि प्रेस क्लब में आए, तो आज हमारा निमंत्रण उन्होंने स्वीकार किया। मैं सेक्रेटरी जनरल को रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लब का मोमेंटो देकर अपने गवर्निंग काउंसिल के खुशी और कोई गवर्निंग काउंसिल का है तो वो भी आ जाए स्टेज पे, मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। थैंक यू। अब मैं हुड्डा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। उसके बाद क्वेश्चन आंसर होगा। मैं आपको स्लिप मिल जाएगी, अपने नाम लिख के कवर भेज दें, तो बारी बारी सब सबको निमंत्रण देंगे, अपना क्वेश्चन हुड्डा साहब। थैंक यू। प्रेस क्लब के हमारे प्रधान जी जम्मू साहब, बत्रा समाज छाता है बत्रा साहब, गीता जी तथा उपस्थित सभी प्रेस क्लब के सदस्यगण। लेकिन जैसा बताया प्रधान जी ने, ये एक यूनिक क्लब है। मैं जाता रहता हूँ प्रेस क्लब में, मैं जगह जगह प्रेस क्लब मिलता हूँ। एक चंडीगढ़ प्रेस क्लब का बहुत अच्छा माहौल है। मैं भी कई बार आने का मौका मिला और कोई दो राय नहीं, एक परिवार बन जाता है। जिस तरह मैं वकील हूँ, लेकिन कोई बार जैसे हमारी है रोहतक बार में, वो भी एक परिवार की तरह हो जाता है। जिस प्रोफेशन में हो आदमी, उसमें आपस में आदान प्रदान और बैठने की जगह हो। जैसे मैं पार्लियामेंट में रहा तो सेंट्रल हॉल में बैठते थे, वो एक क्लब सा बन जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका क्लब है, बहुत अच्छा माहौल इसमें है। बहुत खुशी हुई मेरे को यहाँ आकर। पहले भी मैं कई बार आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी बुलाते रहेंगे आप मेरे को बार बार, और मैं आता रहूँगा। इन बहुत सारी बातों का यहाँ आने से पता लगता है, बहुत सारी अपनी कमियों का भी, और लोगों की क्या हमारे से उम्मीद है, क्या उनको चाहते हैं, इस बात का भी आप साथियों से पता लगता है। प्रेस तो आज जैसे
संविधान की बात चली, देश में प्रजातंत्र की बात चली, डेमोक्रेसी की चली। प्रेस एक मजबूत स्तंभ है डेमोक्रेसी। प्रेस मजबूत रहेगा तो डेमोक्रेसी भी मजबूत रहेगी, क्योंकि लोगों की आवाज़ तो प्रेस द्वारा होती है। इस बात से मैं उम्मीद रखता हूँ आप सब लोगों की मजबूत आवाज़ बन के सदैव जो है उभरे करेंगे, ताकि हमारा प्रजातंत्र भी मजबूत रहे। जहाँ तक सवाल है हरियाणा का और मेरा, इस सरकार, मौजूदा सरकार को पहले 5 साल बीजेपी की रही और 4.5 साल के करीब जेजेपी की और बीजेपी की गठबंधन सरकार रही। इसकी चर्चा करूं उससे पहले जो ये लोकसभा के चुनाव हुए और जो नतीजा हरियाणा में आया, वो लोगों का साफ संकेत है कि इस मौजूदा सरकार से लोग विमुख हो चुके हैं हर वक्त। क्यों पिछली बार चाहे वो कोई भी आप वोट परसेंटेज लगाएं, 2019 में कांग्रेस पार्टी को तकरीबन 28% के करीब वोट मिले और अब अलायंस को 47.62% वोट मिले, मतलब 20% के करीब इजाफा है। बीजेपी का 12% के करीब डाउनफॉल है और 10 के 10 पार्लियामेंट क्षेत्र में जीता हारा अलग 5-5 आए हम, लेकिन 10 के 10 पार्लियामेंट क्षेत्र में पीछे के मुकाबले में बीजेपी का वोट शेयर गिरा है और कांग्रेस का बढ़ा है। केवल पार्लियामेंट क्षेत्र में 90 के 90 असेंबली क्षेत्रों में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है और बीजेपी का गिरा है। तो ये पैमाने हैं, ये साफ संकेत है कि लोगों का मन हरियाणा का क्या है, क्योंकि ये सरकार जो है हर फ्रंट पे फेलियर साबित हुई। चाहे वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो, बहुत सारे सवाल हैं, इन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की। मैं इनके चाहे घोषणा पत्र उठाओ आप, चाहे और उठाओ, तो कुछ सवाल हैं जो लोग इस बात को पूछ रहे हैं। इन्होंने एमएसपी गारंटी की बात कही थी शुरू में, स्वामीनाथन के C2 फार्मूले की बात कही थी, किसान की इनकम 2022 तक दुगनी करने की बात कही थी, और आपका पंजाब के समान वेतनमान की बात कही थी इन्होंने। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कही थी। कानून व्यवस्था का कह रहे थे हम बहुत अच्छा कानून व्यवस्था देंगे, वो देखा। अब इन्होंने शिक्षा में 5000 के करीब स्कूल बंद कर दिए और स्वास्थ्य में 20,000 पोस्ट खाली पड़ी हैं। कोई भी डिपार्टमेंट आप लो, जैसे हमारी स्कीम थी गरीब आदमी को 100-100 गज के प्लॉट देने की, वो निरस्त कर दी इन्होंने। हमने 4 लाख के करीब 100-100 गज के प्लॉट दिए और 3 लाख चिन्हित कर दिए थे, 7 लाख के करीब प्लॉट देने, इन्होंने आती स्कीम बंद कर दी। अब अभी 9.5 साल के बाद इनको ध्यान आया, 30-30 गज के प्लॉट देने की बात कर रहे हैं। 15,000 है कितने प्लॉट, उनका शहरों में 30-30 गज प्लॉट देने की बात कर रहे हैं, जिसकी कीमत 1 लाख रख रहे हैं। और जो लोकेशन भी आइडेंटिफाई नहीं हुई है, सिर्फ चुनाव को देख कर ये घोषणाएं कर रहे हैं। जितनी इन्होंने घोषणाएं की आज तक, पहले भी बाद में भी, जब ये गठबंधन की सरकार बनी 5100 रुपये पेंशन की बात कही, ओल्ड पेंशन स्कीम लगाने की बात कही, 75% रिजर्वेशन की देने की बात कही। कोई भी इनका घोषणा पत्र कोई उठा के देख लो, कोई भी उनका नहीं। शुरू में बने इनका गठबंधन सरकार बनी तो मिस्टर अनिल विज को कहा, चेयरमैन बनाया गया उनको, कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएगी। आज तक उसके बैठे की मीटिंग नहीं हुई, ना कोई डिस्कस हुआ। इस वास्ते नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट साबित हुई है। हर वर्ग आप कोई भी उठाओ भाई, आपका एजुकेशन में मैंने बताया, एजुकेशन में 50,000 के करीब पोस्टें खाली हैं। अभी परसों अखबार में आया था, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी जो सैंक्शन पोस्ट हैं 58% खाली पड़ी हैं।
इसी तरह हॉस्पिटल का आज भी अखबार में कौन से फतेहाबाद का यहाँ था कि डॉक्टर ही नहीं है, तो स्कूलों में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं। और ये कौशल रोजगार योजना जो चलाई निगम चलाया है, उससे ना तो उसमें कोई मेरिट है, ना कोई रिजर्वेशन है, ना नौकरी पक्की है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन के रह गया वो। उसका नतीजा ये 2 लाख पोस्ट सैंक्शन पोस्ट खाली है। तो अब वह ऐसी स्थिति है, तो जैसे मैंने कहा, डॉक्टर नहीं, मास्टर नहीं, दफ्तर में कर्मचारी नहीं, फिर सरकार किस चीज की है भाई? इसलिए कोई भी एक भी उस पे पैमाने पे ये सरकार खरी नहीं उतरी है। आप किसी को कितनी, देखो मेरे पास तो सारी डिटेल है, आपका आवेदन बाद में दे दूंगा कि 20,000 के करीब पोस्टें इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट में खाली हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में खाली हैं, जो भी पब्लिक के से कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनमें पोस्टें खाली हैं। तो हर उस पर किसान का जैसे कहा कि हम दुगनी कीमत आमदनी करेंगे, आमदनी दुगनी की लागत दुगनी से ज़्यादा कई गुना कर दी। 2014 में डीजल का क्या भाव था, आज क्या भाव है? 2014 में फर्टिलाइजर का क्या भाव था, आज क्या भाव है? पेस्टिसाइड का क्या भाव है, आज क्या भाव है? ये आप सब देख रहे। तो लागत तो बढ़ गई, आमदनी घट गई। इसी प्रकार से अब चुनाव को देखकर जो ये अपना कौशल रोजगार निगम में लगाए हैं, 8% कह रहे हम उनको देंगे चाहे चुनाव के सामने। जब उनकी तनख्वाही बहुत कम है, पक्की नौकरी नहीं है, उनका क्या इजाफा? तो जिससे जो है अब जब ये अभी पत्रकार साथी की बात कर रहे थे कि पत्रकारों को पेंशन की बात कर रहे हैं, मैंने इसी वास्ते आपकी बात सुनी, मैनिफेस्टो में बात कहेंगे, लेकिन मैं अभी कोई बात कहूँगा नहीं। हम कहते हुए कर रहे हैं, जो हम कहते हैं वो ही कर देते हैं, क्यों? चुनाव के लिए लोगों को फिर धोखा देने की कोशिश करें। हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं इस प्रकार से। अब ये इन्होंने चलाए पोर्टल, मैं बार बार कहता रहा कि ये पोर्टल की सरकार है और ये गलत है, ये जन विरोधी है। कई पोर्टल जनहित के पोर्टल के खिलाफ भी हूं मैं। जैसे बिजली के बिलों का मैंने किया था, वो हमारे समय में डिजिटलाइजेशन हुआ था उसका। लेकिन ये जो अब ये आपका प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, मेरा फसल मेरा ब्यौरा, कोई मायने नहीं इनका। आप एमएसपी दे पा ही रही हैं। पहले यही मंडियां थी, यही किसान थे, इतना ही अनाज पैदा होता था। अनाज पैदा करते ही किसान सीधा मंडी में आता था और उसको एमएसपी मिलती थी। अब ये वो वेट करेगा, पोर्टल पे उसका नंबर आएगा, पोर्टल पे कोशिश करेगा, इतने पोर्टल फेल, पोर्टल नहीं चलते इनके। और ये ई ऑक्शनिंग जो है वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा है। मतलब बहुत सारे ऐसे मैंने केस बता गए हैं कि ई ऑक्शनिंग का क्या है, हर चीज का, ठेकों का, सरपंचों का लगाई ऑक्शनिंग लगा दी थी इनने। उसका क्या करते हैं, जैसे कोई किसी चीज की ई ऑक्शनिंग लगाई, आपने दे दिया, पोर्टल बंद, ये आपसे कम कर दे रहा है, पोर्टल नहीं चले। तो इस प्रकार से बहुत इन्होंने भ्रष्टाचार का, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। और ये इसमें आया प्रॉपर्टी आईडी में इतना भारी भ्रष्टाचार है, बता सकते हैं आप? बता साहब पूछ रहे हैं इनके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्या है, कमेटियों में क्या है। मैं बेमायने अब उसमें ला रहे हैं, हम संवाद चलाएंगे, समाधान निकालेंगे, समाधान लगा रहे हैं, समाधान में किनकी कंप्लेंट है। भाई पहले ही क्यों नहीं तुमने बात हमारी मानी? लोगों को इतना परेशानी रखा आपने। ये क्या परिवार पहचान पत्र, परमानेंट परेशानी पत्र, वो मतलब ही नहीं। डाटा कैसे ले सकते हो आप फैमिली का? ये भी वैसे भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के खिलाफ भी है। तो इस प्रकार से कोई भी एक काम सराहनीय नहीं किया इन्होंने। बिजली का देख लो,
बिजली हमारे टाइम में 4 तो हमने 10 साल में पावर प्लांट लगाए, थर्मल पावर प्लांट, 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट सैंक्शन कराया और इसमें इजाफा किया, पानीपत में भी और इनमें भी हमने, इन्होंने 1 यूनिट बिजली नहीं पैदा की। और अब 47 पैसे पर यूनिट सरचार्ज कर रहे हैं। किस नाम का कर रहे हो भाई तुम सरचार्ज? 1 यूनिट बनाई नहीं तुमने, किस नाम का सरचार्ज कर रहे हो? जो आज से 1.5 साल पहले बंद होना चाहिए था सरचार्ज, वो भी अब दिसंबर तक इन्होंने एक्सटेंड कर दिया। तो इस प्रकार से कोई भी बिजली के लिए ये कहते हैं बिजली हम दे रहे हैं, गांव में हाहाकार मची हुई है, शहरों में भी इतना कट लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से हर उस पर परेशानी के उस पर हैं। अब पहलवान ये अपना हरियाणा जो है वो तो 3 ही बातों से जाना जाता था पूरे देश में, जय जवान, जय किसान और जय पहलवान। आपने जवान की हालत देख लो, अग्निवीर ले गए, किसी फौज ने कही नहीं, कोई और कहा नहीं, किसी की डिमांड नहीं, उन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। इसी प्रकार से किसान का मैं बता चुका, कर्जे में डूबा जा रहा है। जो 2014 में किसान, पूरे देश के किसान पे कर्जा था, आज कम से कम 4 गुना ज्यादा बढ़ गया। क्यों? लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है। इसी प्रकार से खिलाड़ियों को देख लो, जो हमारी पॉलिसी थी वो छोड़कर अब हमारी जो पहलवान खिलाड़ियां बेटियां पूरे दुनिया में जिन्होंने नाम हमारा गौरव किया, उनके साथ जंतर मंतर में क्या शुरू हुआ, आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला। तो आप किसी भी वर्ग को देखो, ये सरकार बिल्कुल विफल सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। एक के बाद एक घोटाला किया है। घोटाला कभी इसका रजिस्ट्री का घोटाला, कभी धान का घोटाला, कभी माइनिंग का घोटाला, इतना भारी घोटाला कि हमारी जो यमुना नहर है उसका रास्ता ही बदल गया। इतनी जबरदस्त मतलब उसमें घोटाला है। और कई बार संज्ञान भी लिया गया। डाडम में हम भी गए थे जब किस प्रकार से वहाँ किया गया था, वहाँ पे हुआ। आप कहीं भी देखो घोटाला। तो नटशेल में यही है कि ये सरकार बिल्कुल फेल सरकार है। और जब जितनी भी इन्होंने घोषणाएं कही, ये हर बात पे यू टर्न लेते जा रहे हैं। यू टर्न गवर्नमेंट है। कोई भी लोग अब शुरू किया इन्होंने, हमारा जैसे प्रॉपर्टी आईडी में बताया, तो एक बात तो मान ली ना इन्होंने, एक बात तो मान ली, जो पिछली सरकार रही हिसाब से बने, वो विफल सरकार थी, गलत फैसले थे जो हम ये ठीक करें। ये सिर्फ चुनाव को देख लेगी, ये चुनाव ही देख के ये बात कह रहे हैं। बात फर्क कोई नहीं है, फर्क कोई नहीं है। इनकी भी वैसी कार्रवाई है, कार्यशैली है जैसे पहले थी। कोई जनहित की कोई फैसले इस सरकार में लेने की क्षमता ही नहीं है। कर्जे में जैसे मैं कहा, जो 2014 में कर्जा 70,000 करोड़ के करीब था मेरे ख्याल में, आज वो 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ के आ गया। भाई किया क्या है, ये सवाल है। इन्होंने कोई पावर प्लांट लगाया, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लगाया? हमारे समय में थ्रू आउट हरियाणा, आप यहाँ से देख लो, पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हमने सैंक्शन करवाई। कुरुक्षेत्र में देश का दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, ये फैशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर पंचकुला में, और कुरुक्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, एक अहमदाबाद में, दूसरा यहाँ था। फिर आपका करनाल में हमने मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। वहाँ पर निफ्टम, राई में निफ्टम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी का हमने काम किया। महिला यूनिवर्सिटी बनाई सोनीपत में, मेडिकल कॉलेज बनाया, और राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में IIT की एक्सटेंशन आई। आप इसी प्रकार से फरीदाबाद मेडिकल कॉलेज, वहाँ फरीदाबाद जाओ, वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया। YMCA के नाम से छोटी सी थी, उसको यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। गुड़गांव में देश की सबसे पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी का शुरुआत करने का हमने काम किया। रेवाड़ी में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया हमने। जज्जर में एम्स लेके आए,
और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट लेके आए, रोहतक में IIM लेके आए, विजुअल एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई, भिवानी में चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, वहाँ मेडिकल कॉलेज सेंक्शन किया, और जींद में चौधरी रणबीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, हिसार में लाल लाजपत राय के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, ये अपना इसकी एनिमल साइंसेज की, और सिरसा में चौधरी देवीलाल के नाम से छोटी सी यूनिवर्सिटी बनाई थी, उसको राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी का बनाने का काम किया। कोई भी आप देखो थ्रू आउट एजुकेशन का हब बनाने के हमने प्रयास किया। इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बता दिया, बनते ही ये कहा था कि कल्पना मेडिकल कॉलेज जो है रोहतक करनाल, उसको हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, फुल स्केल पे, वो भी नहीं आई अभी, उसका भी पूरी बिल्डिंग नहीं हुई। आप कहीं भी देखो इनका, कोई भी एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन्होंने कहा था शुरू बनाएंगे, वो आज बताते हैं कोई वो हुआ है 10 साल के बाद। हमने 9.5 साल में इतने बनाए, इनकी 9.5 साल में एक कोई आपने बताया परफॉर्म कर, भाई हमने ये यूनिवर्सिटी तो अमान्य कर दी यूजीसी ने, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राय अमान्य कर दी। तो भाई मतलब कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कोई बिजली के लिए या कोई रेलवे लाइन 1 इंच बढ़ाई हो, नई सेंक्शन कराई हो, एक नया मेट्रो का वो लगाया हो, और एक भी हम लेके आए मेट्रो दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से बल्लभगढ़, दिल्ली से भादरगढ़, ये 1 इंच मेट्रो बढ़ाई हो, कोई तो एक काम बताए। और आपके सबका मेरे ओपन क्वेश्चन, आप तो मेरे से सवाल पूछोगे ही, लेकिन मैं भी आपसे सवाल पूछूंगा, आपके दिमाग में कोई एक काम इनके अचीवमेंट का तो आप जरूर बताएं मेरे को भाई, ताकि मैं अप्रिशिएट कर सकूं। तो 9.5 साल में ये इंस्टीट्यूशन बनाया इन्होंने। ये क्या नेशनल हाईवे की बात करते हैं, जितने नेशनल हाईवे हरियाणा में हैं वो सारे हमारे समय के सेंक्शन हैं। यहाँ तो मतलब फर्स्ट गवर्नमेंट है ये देश में, मैं नहीं समझता और कोई गवर्नमेंट होगी जिसका नेशनल हाईवे सैंक्शन हुआ हो, हमारे समय में सैंक्शन हुआ हो, जो ये आता है मेरठ से राजस्थान तक जाता है, सांपला के ऊपर से। ये मेरे पास दोनों लेटर है, हमारे टाइम में सैंक्शन हो गया। हरियाणा गवर्नमेंट ने ये लेटर लिखा कि हमारे को नेशनल हाईवे नहीं चाहिए। वो फिर ऊपर से गडकरी जी ने लिखा, अच्छा नहीं चाहिए तो 1000 करोड़ रुपए दे दो हमारे को। जब वो जाके बना, ये पहली सरकार है पूरे देश में जिसने नहर की खुदी खुदाई हटवा दी हो। दादूपुर नलवी नहर, जो आज इतनी समस्या, जो इलाका आज सोना पैदा कर रहा है, वो आज से 20 साल के बाद इतना वाटर टेबल इतने चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, वहाँ अनाज ही पैदा नहीं होगा। उसके लिए दादूपुर नलवी नहर खोदना किया था ताकि वाटर टेबल ऊपर आ सके, यमुना का जो सरप्लस पानी वहाँ हमारे इस्तेमाल आ सके, वो हटवा दी। कोई भी मतलब आई फेल टू अंडरस्टैंड, कोई एक काम बता दो किसी भी फ्रंट पे, तो ये तो इनके परफॉर्मेंस। और मेरा आपसे यही है कि आप सब स्तंभ हो, हमारे लोगों की आवाज हो, तो जिसका जो ड्यू है वो जरूर आपको देना चाहिए। जो ड्यू है बताओ, आपसे पूछ लूंगा मैं भाई कोई इनकी अचीवमेंट बता दो। तो ये है, मैं आपसे समझ, आपके सवाल जो होंगे उनको भी सारे जवाब दूंगा मैं, लेकिन आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बाकी तो बातें तो और बहुत है, कितनी लंबी बात कर लो, कितने सब्जेक्ट उठा लो आप, लेकिन मोटी मोटी ये बातें हैं कि ये नॉन परफॉर्मेंस गवर्नमेंट, फेलियर गवर्नमेंट, करप्ट गवर्नमेंट ये हरियाणा में अब 4.5 साल तक ये गठबंधन चलता रहा। अब कह रहे उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। 4.5 साल क्या करते रहे? ये गठबंधन कोई पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं था, ये वेस्टेड इंटरेस्ट में था, अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सिर्फ स्वार्थ सिद्ध किया और चले गए। थैंक यू बेटा जी। अब क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन नवीन ग्रेवाल जी, नवीन ग्रेवाल, पर्ची भेजेंगे अपना, जिन्होंने पर्ची नहीं दी भेज देना। नवीन ग्रेवाल, नवीन ग्रेवाल। हुड्डा साहब, अगर आपकी सरकार आती है तो आपकी टॉप प्रायोरिटी क्या होगी?
हमारी कांग्रेस की प्रायोरिटी होगी जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो स्टेट पर कैपिटा इनकम में, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट में और कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में और नौकरी देने में, अपॉर्चुनिटी पैदा करने में पूरे देश में नंबर 1 था 2014 में। आज अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 है हम। तो सबसे प्रायोरिटी होगी टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे जैसे पहले आया था, एक माहौल बनाएंगे। हमने देखिए उसके लिए IMT मानेसर की एक्सटेंशन की, IMT फरीदाबाद, IMT खरखौदा, IMT रोहतक, शाह में इंडस्ट्रियल, मतलब पूरे उसमें हमने इंडस्ट्री का बनाया, एक माहौल बनाया था, इन्वेस्टमेंट आया और इन्वेस्टमेंट आई खूब, उसके बाद नहीं लोगी। अपॉर्चुनिटी सबसे पहले तो 2 ही है, एक एम्प्लॉयमेंट, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर। जो आज हमारा, मैं नहीं कह रहा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वो है, हरियाणा जो है सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश घोषित किया गया है। और हो रहा है, देख रहे हैं आप, रोज कभी किसी मंडी में मर्डर हो रहे हैं, गोलियां चला के जा रहे हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं। कोई भी अपने आप को हरियाणा में सिक्योर महसूस नहीं कर रहा। ये शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब, मेरे आपसे 2 सवाल हैं। एक तो ये कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सत्ता में आने का मार्ग कितना चुनौतीपूर्ण या कितना आसान है, एक सवाल तो मेरा आपसे ये है। दूसरा, पिछले कुछ समय से नायब सिंह सैनी सरकार की जो मोहब्बत है वो जनता में बार बार उमड़ रही है, चाहे वो सरपंचों को लेके कोई ऐलान हो रहे हों, चाहे सफाई कर्मचारियों के लिए तनख्वाह बढ़ा रहे हों, तो इन अनाउंसमेंट्स पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जहां तक सत्ता में आने का सवाल है, ये तो लोगों के हाथ बात है। मैं कह चुका हूं, जो नतीजा आया लोकसभा का वो क्लियर इंडिकेशन लोगों ने दे दी है, अपनी प्रेफरेंस कांग्रेस के लिए दे दी है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि कांग्रेस की सरकार, लोगों ने मन बना लिया है, 36 बरादरी ने कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। जहां तक दूसरा सवाल आपने कहा, मैं तो खुद कह रहा हूं, अभी यही कहा था, जो हम कह रहे हैं वही करते जा रहे हैं। 9.5 साल तक तो किया कुछ नहीं। 3 महीने पहले कोई भी इनका घोषणा कोई यकीन नहीं कर रहा। लोगों का इनसे विश्वास उठ चुका है, ये कुछ कर लें, करना कुछ नहीं, खाली घोषणा से क्या होता है। तलवार साहब, मैं स्वदेश तलवार, ये है अपना पंजाब अपनी सरकार में, आपकी पार्टी में आप अंदर से आवाज नहीं आ रही, आवाज क्या दूर रख रहे, वैसे बता दो मेरे को, वैसे थोड़ा दूर से बोल दो। अपनी पार्टी में, कांग्रेस में आप विरोधियों से तो लड़ेंगे, लेकिन अपने अंदर जो ग्रुपबाजी चली हुई है उसको आप कैसे टैकल करेंगे, मेरा ये सवाल है। देखिए, ये जो है आप लोगों का भी देखने का व्यू है गुटबाजी। हरियाणा में कोई ऐसी गुटबाजी नहीं है। हाँ, गुटबाजी है भारतीय जनता पार्टी। वीर साहब कहीं दिखाई देते नहीं। अब पीछे वहां आदमपुर का बाई इलेक्शन हुआ, कोई उनके नेता दिखाई दिए नहीं। ये आपके सामने है, रोज बयान इस किस्म बढ़ रहे हैं। बाकी ये है कि हमारी पार्टी जो है प्रजातांत्रिक पार्टी है। मतभेद हो सकते हैं, मेरा भी किसी से मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं है। जो पार्टी हाईकमान फैसला कर देगी उस पर सब एक तरफ। डॉक्टर सुरेंद्र दिवान, जब से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी स्टेटमेंट्स आप पता नहीं सुन पा रहे नहीं सुन पा रहे, लेकिन हम तो सुन पा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज भी होती हैं। वो कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस बापू बेटा की पार्टी बनके रहेगी, कांग्रेस बिल्कुल खत्म होने के कगार पे पहुंच गई है। एक तो ये इस आरोप का क्योंकि जवाब आवाज हमारे सामने है, तो हम चाह रहे थे कि CM साहब का इस क्वेश्चन का आंसर दें।
दूसरा, उन्होंने एक नौकरियों की बात पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने सोशियो इकोनॉमिक्स के जो नंबर थे उस पे हाई कोर्ट के फैसले को भी सही करार देते हुए हरियाणा सरकार की नोटिफिकेशन को रद्द किया था, उसको स्वीकार करा था। उस दिन उन्होंने कहा था कि हुड्डा साहब की 10 साल की सरकार है कांग्रेस की, वो श्वेत पत्र जारी करें, श्वेत पत्र जारी करें, हुड्डा साहब श्वेत पत्र आज की डेट में लीडर ऑपोजिशन के नाते श्वेत पत्र जारी करें कि उन्होंने कितना सरकारी नौकरियां दी, कितना रोजगार दिया। ये कोई प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था। रोजगार हमारी सरकार में श्वेत पत्र में कोई जरूरी की बात नहीं है, सरकार इनके पास है, रिकॉर्ड इनके पास है। एक भी जेबीटी नहीं बचा था मेरे उसमें, एक भी कोई जो होता ना एनिमल यूनिवर्सिटी का वेटरनरी सर्जन एक भी नहीं बचा था जो क्वालिफाइड नहीं है। इस प्रकार से मतलब लाखों नौकरियां दी हमने, पक्की नौकरियां दी। इनकी तरह तमाशा नहीं किया, ये जो कौशल रोजगार निगम बना रखा है, धोखा नहीं दिया, फेयर नौकरियां दी और सब कामयाब हुई और खिलाड़ियों को आगे दिया हमने। और बाकी जो कह रहे हैं आरोप की बात, फलाने की सरकार, मैं अब कहूं कि गुरु चेले की सरकार, कोई मायने नहीं, कोई मायने नहीं, कोई मायने नहीं इनके। मैं अपनी उपलब्धियां बता रहा हूँ, अपनी उपलब्धि बताई है, कांग्रेस की विफलता बताए, मेरे खुशी हुई। निराधार आरोप लगाने का कोई मायना नहीं है। अब ये जगह जगह दे रहे हैं फलाने को, उसका जिसमें काबिलियत होती है वो आपका बेटा अगर काबिल होगा तो अच्छा पत्रकार बन जाएगा, ना काबिल होगा तो कौन आगे जाने देगा। तो काबिलियत की बात है, लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी की बात, थोपा नहीं जा सकता कोई, परिवार के नाम पर कोई थोपा नहीं जा सकता है। अपॉर्चुनिटी होती है, लोगों में स्वीकार्य होता है। तो ये तो निराधार आरोप है इनका, ये विफल सरकार है और अपने खुद के इनके कोई फैसले ही नहीं है। फैसले कहीं और से आते हैं, ट्रांसफर तक कहीं और से आती हैं, तो ये क्या है। लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, ये कहना चाहता हूँ भाई अपनी उपलब्धि बताए तो मेरे खुशी होगी। हुड्डा साहब, दुष्यंत चौटाला ने अभी एक ऑफर किया है कांग्रेस को कि वो आपको सपोर्ट देंगे अगर आप राज्यसभा के लिए कोई कंसेंसस कैंडिडेट फील्ड करते हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि इस पे आपकी क्या रिएक्शन है, और दूसरा किरण चौधरी जी के रिगार्डिंग जो भारत भूषण बत्रा जी और आफ्ताब अहमद ने नोटिस दिया था स्पीकर को डिस्क्वालिफिकेशन का, उस पर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उस पर आपका आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? देखिए, जहां तक आपने पहला सवाल कौन सा, राज्यसभा का सवाल पूछा है, दुष्यंत जी ने कहा है, तो मैं कह चुका हूं कि भाई 28 हम 29 सब जो लगा और 3 इंडिपेंडेंट सपोर्ट करें। हमारे को 14 और एमएलए चाहिए, 13-14 और। पहले सबसे पहले दुष्यंत जी अपने 10 के 10 एमएलए आके हमारे सामने ऑफर करें कि हम देंगे, तो मैं फिर आगे सोचूंगा इसकी। अपने 10 तो लेके आए, उनके तो कोई एमएलए कह रहे हैं हम तो उसको वोट देंगे, उसको देंगे, और 10 ले आए, फिर वो ये उनके मुंह से बनती है कि हम सपोर्ट करेंगे। दूसरा किरण चौधरी जी के बारे में बत्रा साहब ने दिया है, वो तो स्पीकर ने फैसला करना है। वी आर वेटिंग फॉर हिज डिसीजन। नविंदर सिंह बराड़। हुड्डा साहब, इस इलेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪਕ ਬਾਬਰੀਆ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ। देखिए, कांग्रेस का एक वो है, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और चीफ मिनिस्टर कौन होगा ये एमएलए और हाईकमांड फैसला करेंगे। कोई निर्धारित नीति है, कोई नई बात थोड़ी। पंजाब में पहले इस पर अनाउंस हुआ था लतेश ठाकुर। सर,
BJP government has revived stilt plus 4 floors. Huh? Sir, BJP government has revived stilt plus 4 floors after 16 months. फोर्थ फ्लोर सर फोर्थ फ्लोर 4 फ्लोर हाँ हाँ Despite resentment by RWAs. तो सर आप गवर्नमेंट में आते तो इसके बारे में इसको रिव्यू करेंगे? देखिए, आई हैव गॉट 2 व्यूज अबाउट इट। जो 4 फ्लोर्स डिस्टिंक्ट 4 फ्लोर किया है, ये अगर नया सेक्टर हम डेवलप करते हैं तो उसके हिसाब से चौड़ी सड़कें, पार्किंग रखेंगे, दैट कैन बी डन। बट जो आज से 20 साल पहले सेक्टर बन गए हैं, उनकी पार्किंग की जगह नहीं है, तो और उसमें कंजेशन में थोड़ी दिक्कत है। ये वहाँ के RAW से बात करके ही करना चाहिए। निश्चित मतलब उसमें सैनिटरी है, पानी है, सो मेनी थिंग RAW की कंसल्टेशन से होना चाहिए। बड़ा साहब, अभी किरण चौधरी जी जब से कांग्रेस से गई हैं तब से आज भी उन्होंने बोला है कि कांग्रेस जो है वो षड्यंत्र करने वाली पार्टी है। कांग्रेस छोड़ के वो जा चुकी हैं बीजेपी में। आपको क्या लगता है कि उनके जाने से कांग्रेस को कोई नुकसान होने की कोई संभावना है? पहली बात। दूसरा एक मेरा सवाल ये था, आपने बोला कि इस सरकार का कोई भी एक ऐसी योजना बताइए जिसको आप अप्रिशिएट कर सकें। आपको क्या लगता है कि हरियाणा के जो सबसे गरीब जो लोग हैं, अंत्योदय परिवार के, जिनकी 1 लाख रुपए सालाना से भी कम इनकम है, उनको ऊपर उठाने की जो कोशिश इस सरकार ने की है, भाजपा की सरकार ने, आप उसको कैसे देखते हैं? क्या कोशिश की उनको उठाने की? अभी कहते हैं कि 5 किलो हम अनाज दे रहे हैं, यही है ना? 5 किलो अनाज दे रहे हैं, क्या इसका मतलब? एक दिन के कितने? 3.25 रुपए। हम कह रहे हैं हमारे उसमें मैनिफेस्टो में हम मनरेगा के 400 रुपए दिहाड़ी देंगे, ये 3 रुपए की बात कर रहे हैं। 5 किलो कितने? 100 रुपए का हो गया ना महीने का, तो एक दिन का 3 ही रुपए का हुआ ना। सिर्फ लोगों को धोखा देने के बाद लोग रोजगार चाहते हैं, रोजगार अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। और किसी पार्टी में जो है कोई आता है, कोई जाता है, ये सबकी अपनी इच्छा की बात है। कोई सुविधा के अनुसार जाता है, जाओ। बड़ा साहब, इसमें जो अंत्योदय की बात है उसमें ये इम्पोर्टेंट चीज थी कि उन लोगों को जिनकी 1 लाख रुपए से कम की इनकम है, उनको स्वरोजगार के लिए बैंकों से लोन दिलाए जाने की व्यवस्था हुई थी, जिससे अपने पांव पे वो खड़ा हो सके, अपना कारोबार कर सके। सिर्फ 5 किलो आटे या राशन। देखिए, सवाल मेरा है कितना दिया लोन? आप ये बताए कितना लोन दिया? सिर्फ ये घोषणाएं हैं जो हमने किया था। 100 गज के प्लॉट दिए थे 4 लाख गरीब आदमियों को, और पहली जमात से स्कॉलरशिप दी थी हमने शेड्यूल कास्ट गरीब आदमी को, बैकवर्ड क्लास को पहली जमात से स्कॉलरशिप शुरू करी थी हमने, वजीफा देना शुरू किया था, वो बंद कर दिया इन्होंने। 100 के गज के प्लॉट देने बंद कर दिए। कोई भी एक वेलफेयर स्कीम इन्होंने नहीं दी है, खाली घोषणा से कुछ नहीं होता। बैंक तो लोन देता ही है, बैंक आज थोड़ा ही है, कभी से देता लोन। वो तो हम देंगे, हमारा मैनिफेस्टो देखोगे, जब आप देखेंगे पता लगेगा आपको। और पहले भी कांग्रेस ने किया है, आगे भी हम करेंगे। कमल जी सब सर 2-3 सवाल हैं। एक तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर है कि आप जैसे पहले बोल रहे थे आए दिन गोलीबारी के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं? एंड दूसरा, जो किरण चौधरी बोल रही है कि आपके होते हुए डेमोक्रेसी नहीं है पार्टी में, तो ये दोनों सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। अब किसी के बारे में कुछ नहीं चाहता, लेकिन किसी को 9.5 साल के बाद पता लगे डेमोक्रेसी नहीं है, तो व्हाट कैन डू? If somebody comes to know that there is no democracy in party after 9.5 years, for what? सुरजीत सिंह अच्छा, सवाल दूसरा लॉ एंड ऑर्डर का पूछा। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो आज है वो 2005 में भी ऐसी स्थिति में था हरियाणा, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। हम गवर्नमेंट बनते ही मैंने कह दिया था, कहा था या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। 10 साल तक बिल्कुल पीसफुल रहा हरियाणा। अब इनका कंट्रोल नहीं है, वो तो ऐसा लगता है जैसे गवर्नमेंट नाम की चीज ही नहीं है, या तो सरकार से संरक्षण है या इतनी कमजोर सरकार है। सुरजीत सिंह सत्ती।
मनोज कुमार। सर, विधानसभा इलेक्शन आने वाला है एंड ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज आर ड्राफ्टिंग द इलेक्शन मैनिफेस्टो। तो आपको ऐसा लगता है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो लीगल होना चाहिए? क्योंकि बहुत लोग बोल देते हैं 5,000 पेंशन देंगे, वो दिन नहीं दे पाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि राहुल गांधी हैज़ मेड अ स्टेटमेंट कि प्रियंका गांधी अगर नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट लड़ती तो जीत जाती, क्योंकि मात्र 1.5 लाख वोट से नरेंद्र मोदी जी बनारस से जीता है। तो आपको ऐसा लगता है कि हरियाणा में भी अगर इलेक्शन रिजल्ट के बाद कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी लग रहा है कि वहाँ 5 अभी आप जीते हैं, आपको लगता है कि 2-3 और जीत जाते अगर कैंडिडेट कोई और दूसरा होता तो? देखिए, मैं तो आई एम सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ कांग्रेस, क्योंकि हम 20% इजाफा हुआ है और देश में कहीं भी किसी भी पार्टी का 20% इजाफा नहीं हुआ है वोट का, जो हरियाणा में हुआ है। और अलायंस का, जो हमारे अलायंस का है, उसमें हाईएस्ट वोट शेयरिंग वन स्टेट वो हरियाणा है। हमारे बाद तमिलनाडु में है, उसके बाद कर्नाटक में है, हरियाणा में हाईएस्ट वोट शेयर है। तो उसका तो वो नहीं, बहुत अच्छा है। हाँ, ये ठीक है, 2 सीट हम थोड़े से मार्जिन से हार गए। अब लोगों की इच्छा है, हो सकता है कोई इलेक्शन रिग में कोई कमजोरी रह गई हो कैंडिडेट की, या क्योंकि टाइम कम मिला। जैसे मान लो गुड़गांव से राज बब्बर था, 7 लाख वोट 15 दिन में है ना उसको, फैचिंग 7 लाख वोट, नॉट ए स्मॉल। इसी प्रकार से भिवानी हम थोड़े से वो आ रहे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ हमारे कैंडिडेट का ओवर कॉन्फिडेंस हो गया होगा, ये कुछ ना होगा, लेकिन लोगों की तरफ से कमी नहीं। एज फार एज पीपल आर कंसर्न, उनके तरफ से। प्रियंका गांधी वाला वो तो मैं समझा नहीं सवाल क्या कह रहे हैं। इलेक्शन मैनिफेस्टो लीगल हो या ना हो, डॉक्यूमेंट हो इलेक्शन मैनिफेस्टो, चुनाव घोषणा पत्र लीगल हो या ना हो? देखिए, आप हमारा घोषणा पत्र 2009 का देखो, कोई भी देखो, हम तो जो हरियाणा में घोषणा पत्र दिया उसको इम्प्लीमेंट किया है। जो घोषणा पत्र देंगे, गीता जी चेयरमैन है, ये कन्वीनर है उसके, विल इम्प्लीमेंट, सोच समझ के कर रहे हैं। राम सिंह बराड़। तो साहब, अभी आपने बताया कि गठबंधन को हरियाणा में जो सबसे ज्यादा, पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज मिला, और उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था 9-1 को। तो आगे विधानसभा में भी मिलकर लड़ने का कोई ऐसा है या अलग अलग लड़ा जाएगा? एक तो मेरा ये। दूसरा, आपने बताया कि जैसे परिवार पहचान पत्र है, प्रॉपर्टी ID है, कुछ इस तरह के उन्होंने पोर्टल बनाए जो बहुत गैर जरूरी है। क्या कांग्रेस सत्ता में अगर आती है तो वो सारे पोर्टल ऐसे बंद किए जाएंगे या कितने किए जाएंगे? देखिए, जहाँ तक आपने पूछा, जो ये गठबंधन था आम आदमी पार्टी का, कौन सा राष्ट्रीय स्तर पे था, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कई पार्टियां, और स्टेट लेवल पे भी कोई गठबंधन नहीं हुआ। तो स्टेट पे कांग्रेस खुद में सक्षम है और कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। दूसरा, पोर्टल का आपने कहा, हाँ, पोर्टल का कहा है, मैं तो कई बार कह चुका, और जो पहले कहा, पोर्टल में आई एम नॉट अगेंस्ट पोर्टल, लेकिन जो जन विरोधी है उन पोर्टलों की छुट्टी होगी, चाहे परिवार पहचान पत्र हो, चाहे प्रॉपर्टी ID हो, और चाहे मेरी फसल मेरा प्यार हो। मुकेश अठवाल। ये तीनों बंद होंगे, जो भी जन विरोधी है, जन अब पोर्टल तो ये अब चुनाव आ रहे हैं, अब ये पोर्टल का समाधान है। अरे सबसे बढ़िया समाधान, तुम चुनाव लड़ रहे हो तो तुम्हारे को क्या जरूरत है, वोट भी पोर्टल पे मांग लेना। वोट को पोर्टल पे क्यों मांगते, वोट के लिए पोर्टल खोल दो, हो जाएगा। डॉक्टर जोगेंद्र। इनके साथ तो होने वाली है राम सिंह जी, जो ये पोर्टल है ना, पोर्टल पे वोट मांगे। मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक कैंडिडेट थे पार्लियामेंट के, तो उसके घर कोई वोट मांगने आ गया, नहीं वो घर, हाँ, वो
घर घर की वोट मांगने गए, बहुत पहले की बात है। तो वो क्या करते थे, जैसे ये लोगों को गुमराह कर रहे ना, वो भी झूठा टेलीफोन कर देते थे। तो एक घर में गए, एक बुढ़ा लेटा हुआ था, उन्होंने फलाने ये आए हुए हैं वोट मांगने। बोला कौन? फलाना। वो बैठ गया खाट पे और अपना जूता उठा के कान पे लगा, हेलो हेलो गांव वाले, ये वोट दे देना भाई सबको। तो ऐसा ही होने वाला है इनके लिए, जो नकली काम कर रहे हैं सब मुकेश सब लोग पहचान चुके हैं, जो नकली घोषणाएं हैं इनकी, ऐसा ही होने वाला है इनके साथ। हुड्डा साहब नमस्कार। हुड्डा साहब मुकेश अटवाल। हुड्डा साहब, आपकी अगर सरकार बनती है हरियाणा में तो आप इनके कौन कौन से फैसले रिव्यू करेंगे जो मौजूदा सरकार है? एक और है कि जो SYL का आप छोड़ के गए थे स्टेटस, आपको लगता है कि उसमें कोई डेवलपमेंट हुई है या इन्होंने कोई उसमें कोई अनगैली की है, उसमें वो करने के लापरवाही की है कि उसको फॉलोअप नहीं किया अच्छे से, या क्या? देखिए, हम कौन से फैसले रिव्यू करेंगे ये तो बहुत है, लेकिन एक पत्रकार वालों में जरूर हम करेंगे, आप लोगों में जरूर करेंगे, तुम जो आप है जी। और SYL का जहाँ तक सब जो पेंशन का है और है, आपका रिकग्निशन का है, कई है ना, ये पूरी रिव्यू करेंगे भाई। आप स्टेक होल्डर्स से बात करके करेंगे। अच्छा, दूसरा SYL का जहाँ तक सवाल है, ये SYL देखिए, यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट, सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट, और SYL का फैसला फाइनलिटी अटेन कर चुका है हरियाणा हमारे हाथ में। और ये मैंने नहीं कहा, ये जब हमने कहा, यहाँ जब पूर्व मुख्यमंत्री थे खट्टर साहब, उन्होंने जो मीटिंग बुलाई थी ऑल पार्टी, मैं भी गया था जो हरियाणा के, तो ये फैसला हुआ था कि भाई राष्ट्रपति थे उस टाइम प्रणब मुखर्जी, उनसे मिलेंगे, प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे। प्रणब मुखर्जी जी की तो हम मिलाए थे, अपनी बात क्या है, प्रधानमंत्री जी से तो आज तक टाइम दिलवाया नहीं उन्होंने, लेकिन वहाँ टाइम दिया गृह मंत्री ने। गृह मंत्री से हम मिलने गए, वहाँ सुप्रीम कोर्ट से जो उनके एजी वगैरह थे वो भी आए थे। वहाँ मैंने सवाल पूछा था कि भाई अभी इस ऑर्डर में आगे कोई वो है, उन्होंने कहा ये फाइनलिटी अटेन कर चुका है। उसके बाद अगर हरियाणा गवर्नमेंट ये कहे हम बैठ के बातचीत कर लेंगे, समझौता कर लेंगे, क्या हमारे मतलब भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं उस पर करते? जब एक फाइनलिटी अटेन कर चुका है एक ऑर्डर, तो ये तो मतलब इनकी कमजोरी है। दरअसल मुख्यमंत्री सैनी साहब ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भूपेंद्र हुड्डा जब पैसे की थैली लेके जाते हैं तभी सोनिया गांधी मिलती हैं, नहीं तो हुड्डा साहब को भी समय नहीं देते। बगैर सर पैर की बात करने के बाद आई डोंट रिस्पॉन्ड जस्ट टू सच एन इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। डॉक्टर जोगेंद्र, लास्ट 3 क्वेश्चन, साजन शर्मा, बलविंदर जम्मू, निशल शर्मा। डॉक्टर जोगेंद्र सिंह प्रेजेंट ट्रिब्यून से। हुड्डा साहब, डॉक्टर जोगेंद्र किधर है? इधर सामने। अच्छा हो। हुड्डा साहब, अभी आपने बात की थी ई ऑक्शन की। हरियाणा में और पूरे देश में आवास की बड़ी समस्या है। आवास की बड़ी समस्या है, रहने की, मकान बनाने की, आवास की। हाउसिंग। तो इन्होंने प्लाट सारे ई ऑक्शन पे कर दिए, नए सेक्टरों में जितने भी हैं। क्या आपकी सरकार आने पे ये चीज रिव्यू होगी? इस पे रिव्यू करेंगे हम। हुड्डा साहब, मेरा सवाल है ओल्ड पेंशन को लेके। ओल्ड पेंशन के ऊपर आपने आश्वासन दिया है कि आपकी सरकार आएगी, हम इसको लागू करेंगे। कर्मचारियों की बहुत लंबी मांग है, लेकिन इसके ऊपर जो लागू करने के बाद भी एक जो जहां मतलब गाड़ी फंसती है जाके, वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है सारा का सारा सिस्टम, पैसा सारा कट के वहां पे जा रहा है, और जो वहां से अगर पैसा नहीं वापस मिलता, जैसे और स्टेटों में हुआ है, राजस्थान के अंदर नहीं लागू हो पाई घोषणा, तो वहां पे भी कांग्रेस ने करी थी। हिमाचल में थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ी है, तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? तो हिमाचल में गाड़ी आगे बढ़ी है तो हरियाणा में उससे ज्यादा आगे बढ़ेगी। दूसरा सवाल 7A को लेके है, जो टाउन प्लानिंग का जो 7A का प्रावधान करा हुआ है सरकार ने, इसने उस प्रावधान के अंदर जो है लोगों की रजिस्ट्रियां नहीं हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं लगातार, तो इसके ऊपर आपका क्या रवैया रहेगा?
देखिए वो तो पहले से हमारी निर्धारित नीति थी, उसके अनुसार चलेंगे और लोगों की ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहिए किसी भी सरकार को जो लोगों को खाम में परेशान करे। निशा शर्मा। नमस्कार। हुड्डा साहब, जैसा कि आजकल प्रचलन सही हो गया है, धर्म को जो है राजनीति से जोड़ा ही जा रहा है, आपका इसके बारे में क्या मानना है? क्या धर्म को राजनीति से जोड़ा जा रहा है, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। देखिए कौन सा धर्म की बात करें, हिंदू धर्म, मेरे से बड़ा तो हिंदू कोई नहीं, इसका मतलब मैं राजनीति ना करूं, सब अपने अपने धर्म है। अब आस्था व्यक्ति की एक धर्म में अपने धर्म में है, लेकिन सबका सम्मान सारे धर्मों का करना चाहिए। बलविंदर जम्मू। मैं गुरुद्वारे में भी जाता हूँ, मस्जिद में भी जाता हूँ, गिरजा में भी जाता हूँ, लेकिन मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो मंदिर में जाता हूँ, हिंदू। हुड्डा साहब, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਧਰ ਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਾਲੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਘਟਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਦਮ ਲਏਗੀ, ਕੀ ਸਟੈਪ ਲਏਗੀ? देखिए घोटाला की जितनी SIT बनी है जिन घोटालों की आज तक नहीं आई ना रिपोर्ट, पहले तो वो रिपोर्ट निकालेंगे, फिर जिन पे एक्शन लेने की जरूरत होगी एक्शन लेंगे। लास्ट सर सर हाँ किसान इतने लंबे टाइम तक दिल्ली बैठे रहे बॉर्डर पर, MSP की गारंटी की बात कर रहे थे, आपकी सरकार आती है तो आप उसमें क्या करेंगे? देखिए हमने तो कहा हमारे यहाँ ये कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में आएगा था। रायपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो हुई वो मेरे को चेयर उठाया था, उसमें मैंने कहा था, हमने रिपोर्ट थी, कांग्रेस ने अडॉप्ट किया कि MSP गारंटी देंगे। अब एक स्टेट नहीं दे सकती, लेकिन ये है हम MSP जो भी होगी MSP किसान को देंगे, इसके तरह नहीं जहाँ यहाँ आज MSP के लिए घूमते फिरते रहते हैं। ईशा ठाकुर, लास्ट क्वेश्चन। सर, इस बार का विधानसभा चुनाव क्या आपका आखिरी चुनाव रहेगा? सभा चुनाव क्या आखिरी चुनाव रहेगा आपका? वेरी गुड क्वेश्चन, बट आई वोंट आंसर।